Hello everyone, welcome to our channel, and today we are continuing the series of Insight IS Daily Current Affair, and we are going to discuss the current affair of 29th of September 2020. There are 7 topics from the mains point of view that we are going to discuss, okay, and there are 5 topics from the prelims point of view that we are going to discuss. So let's start our discussion, and if you are new in our channel, then please do like, comment and subscribe. Starting with the first news from GS2 paper, issues related to the health, okay. So the news is कैट क्यू वायरस, ओके। तो रिसेंटली इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है कि साइंटिस्ट जो है वो इंडिया को उन्होंने आगाह किया है कि जो एक वायरस है दैट इज़ कैट क्यू वायरस, ठीक है, वो रिपोर्ट हुआ है चाइना में, ठीक है। और साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि इट हैज़ अ पोटेंशियल कि वो जो डिसीज़ कॉज कर सकता है इंडिया में भी, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ दिस वायरस इन क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड पीक हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द चाइना एंड वियतनाम, ठीक है। हम जैसे जानते हैं चाइना एंड वियतनाम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, तो इनमें क्या हुआ है, जो एक वायरस है, ठीक है, कैट क्यू वायरस, ठीक है, ये वायरस इन क्यूलेक्स मॉस्किटोज एंड पिग में रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। अभी इस वायरस के बारे में जानते हैं। तो इट इज़ अ वन ऑफ द एंथ्रोपोड ब्रोन वायरस, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी जैसे हम जानते हैं कि जो भी एंथ्रोपोड वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फ्लाइज हो गया, ठीक है, जैसे फ्लाइज हो गया, ठीक है, फ्लाइज हो या मॉस्किटोज हो, ठीक है, इनके जैसे जो भी इनके वजह से जो भी वायरस इन्फेक्ट होता है, ठीक है, जो भी वायरस कॉज होता है या जो भी वायरस इन्फेक्ट करता है किसी भी मतलब इंसान को, तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोड ब्रोन वायरस, ठीक है। अभी स्प्रेड कैसे होता है, इट्स नेचुरल होस्ट जो होता है, ठीक है, ये किससे स्प्रेड होता है, नेचुरल होस्ट उनका मॉस्किटो होता है। डोमेस्टिक पिग्स जो है वो मेनली इसके मतलब मेनली प्राइमरी जो मैमलियन होस्ट है इस वायरस के, ठीक है। वाई इंडिया इज़ मोर वनरेबल, अभी इंडिया को क्यों वनरेबल बोला गया है इस केस में। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अ वेक्टर प्राइमरी मैमलियन होस्ट स्वाइन एंड कंफर्मेशन ऑफ अ CQV फ्रॉम अ जंगल मयान माइना माइना, ठीक है। तो रिसेंटली ये जो वायरस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कोई वेक्टर्स जैसे एंथ्रोपोड जो वेक्टर्स होते हैं जैसे फ्लाइज पीक्स, ऐसे मैंने अभी जो बताए थे, ठीक है, इन सारे जो वेक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो मिल रही है इंडिया में, ठीक है, जिसके वजह से इंडिया जो है वनरेबल कंसिडर किया जा रहा है। बिसाइड जो इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो पुणे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, इस वायरस का जो है एंटीबॉडीज़ भी निकाल दी है, ठीक है। तो वो जो है उन्होंने 883 वुमेंस स्पीरम सैम्पल्स, ठीक है, उन्होंने कलेक्ट किए थे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया से, एंड इंडिकेट किया था कि दैट अ पीपल एट सम पॉइंट कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस, ठीक है। उन्होंने मतलब अगर आगे जाके अगर कोई पर्सन इस वायरस से इन्फेक्ट होता है तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ है, जो इंडियन नेशनोलॉजी ऑफ वायरोलॉजी है, उन्होंने फाउंड कर दी है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन, अभी ह्यूमन्स को कैसे इफेक्ट करता है, इट कॉज अ फेरेबल इलनेस, ठीक है, इलनेस कॉज करता है मेनिंगटीज पेडियाट्रिक इंसेपेंटीज इन ह्यूमन, ठीक है। तो ये जो उसके इफेक्ट हैं उस वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। ये अगर इसका यहाँ पे दिया है उसका फोटो, ठीक है, मॉस्किटो से होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन ऑफ अ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। दो न्यूज़ है रिगार्डिंग अ न्यू डिफेंस एक्वाजिशन प्रोसीजर ऑफ 2020, दैट इज डैप 2020। तो रिसेंट कंटेक्स्ट देखा जाए इस न्यूज़ का, तो डैप 2020 विल बी गवर्न द procurement of defense equipment from the national from the capital budget वॉज रिसेंटली अनवेल्ड, ठीक है। तो रिसेंटली पब्लिक को अनाउंस मतलब पब्लिकली अनाउंस किया गया है कि जो ये डैफ 2020 रहेगा वो क्या करेगा, वो गवर्न करेगा जो प्रोक्रूटमेंट रहेगी, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट के, ठीक है, उसको जो है वो गवर्न करेगा, ठीक है। और वो कहाँ से लिए जाएंगे, कैपिटल बजट से, ठीक है। ये न्यू पॉलिसी जो है वो सुपरसीड करेंगी जो इनिशियली जो हमें पता है डिफेंस प्रोक्रूटमेंट प्रोसीजर था 2016 का, इसको ये जो न्यू डैफ 2020 की पॉलिसी है वो उसको सुपरसीड करने वाली है, और ये इफेक्ट में
आने वाली है सिंस फ्रॉम अक्टूबर 1। हाईलाइट्स देखते हैं इस पॉलिसी के रिगार्डिंग द फर्स्ट, ठीक है, रिजर्वेशन फॉर इंडिजिनियस फर्म। तो ठीक है, सबसे मेन है कि ये जो पॉलिसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैटेगराइज करेगी, ठीक है, प्रोक्रूटमेंट रिलेटेड टू द इंडिजिनियस फर्म, ठीक है, इंडिजिनियस, ठीक है, इंडिजिनियस फर्म्स मतलब जो इंडिया में है, इंडिया के जो फर्म्स है, ठीक है, विद इन इंडिया उसको, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग इंडियन वेंडर्स क्या होते हैं, ठीक है, एज अ कंपनी दैट इज ओन एंड कंट्रोल बाय द रेसिडेंट इंडियन सिटीजन विद अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 49%, ठीक है। तो इंडियन वेंडर्स क्या होते हैं, इनके डैफ के 2020 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं या ओन करते हैं बाय द इंडियन रेसिडेंट, ठीक है, और उनमें अगर कोई डायरेक्ट मतलब एफडीआई होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, वो 49% से एक्सिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम इंडियन वेंडर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया कैटेगरी। अभी इस कैटेगरी में क्या है, इट स्टिपुलेट्स इंडिजिनाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज ऑफ फॉरेन परचेज ब्रॉट विथ द इंटेंशन ऑफ subsequently बिल्डिंग इन अ इंडिया विद अ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, ठीक है, जो भी इंडिजिनाइजेशन होगा, ठीक है, एटलीस्ट जो 50% ऑफ ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या रहेगी ऑफ अ फॉरेन परचेस, ठीक है। तो वो कुछ भी जो प्रोडक्ट्स हो तो उसका जो इंडिजिनाइजेशन होगा इंडिया में, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिजिनाइजेशन मतलब इंडिया में ही होगा, तो ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र का हेल्प करके हो जाएगा, ठीक है। अभी ग्रेटर इंडिजिनाइजेशन कंटेन क्या है, कौन से कंटेन जो हमें बताते हैं कि ये जो न्यू डैफ पॉलिसी है, तो यहाँ पे कौन से कंटेन है जो इंडिजिनाइजेशन या इंडियन रिलेटेड कंटेन है, ठीक है, ये प्रमोट करने वाला है। ग्रेटर इंडिजिनाइजेशन कंटेन इन आर्म एंड इक्विपमेंट ऑफ अ मिलिट्री प्रोक्यूर, ठीक है। तो जो भी मिलिट्री रिलेटेड प्रोक्यूरमेंट है, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट है, ठीक है, इस केस में इंडिजिनाइजेशन कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और ये जो 2016 का जो ये था, ठीक है, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड जो ये इनिशियल जो पॉलिसी थी 2016 की, ठीक है, तो इससे अगर देखा जाए तो 2020 में जो अभी न्यू पॉलिसी है उसमें 10% जो है हायर इंडिजिनाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, 10% तक इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। मेजरिंग इंडिजिनाइजेशन कंटेंट, अभी इंडिजिनाइजेशन कंटेंट, ठीक है, कोई भी कंपनी ने कुछ बनाया हो, ठीक है, कोई भी आर्म हो या मिलिट्री रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट होते, ठीक है, तो उसमें इंडिजिनाइजेशन कंटेंट कितना है ये उसको मेज़र करने को किससे हम मेज़र करने वाले, तो मेज़र या कैलकुलेट करने वाले हैं ऑन अ बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से हम उसको मेज़र करने वाले, ठीक है। बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम दैट इज़ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और लेस टैक्स एंड द ड्यूटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। अभी बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर टोटल कॉस्ट परफॉर्म बाय आइटम बीड आइटम, ठीक है, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो भी टोटल कॉस्ट लगी है, ठीक है, पर्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए, ठीक है, इनिशियली डॉक्यूमेंटेशन से लेके सारा जो उसको हम बोलते हैं बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नेक्स्ट है कि इम्पोर्ट एम्बिरो लिस्ट। अभी इसमें क्या है, इम्पोर्ट एम्बिरो लिस्ट मतलब क्या होता है, थिंग्स ठीक है, एम्बिरो लिस्ट में क्या दिया गया है, 101 आइटम से, ठीक है, 101 आइटम से, ठीक है, that the government promulgated last month has been specifically incorporated into DAF 2020, ठीक है। तो DAF 2020 में 101 एम्बिरोज जो लिस्ट है वो दी है। एम्बिरोज क्या होता है, सॉरी वो एम्बर गोज है, ठीक है, वो क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर दैट रेस्ट्रिक्ट कॉमर्स विद द स्पेसिफाइड कंट्री और एक्सचेंज ऑफ अ स्पेसिफिक गुड। तो ठीक है, तो जो गवर्नमेंट जिसको मतलब कोई भी जो कॉमर्स हो, ठीक है, कोई भी जो फर्म हो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री के साथ कुछ मतलब उनका जो काम हो वो ना हो, ठीक है, उसको हम एम्बरोज बोलते हैं, ठीक है। 101 उसके आइटम्स हैं जो डैफ 2020 में उन्होंने मेंशन किए हैं। ऑफसेट लाइबिलिटीज़ के बारे में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने हैज़ डिसाइडेड नॉट टू हैव एन ऑफसेट क्लॉज इन प्रोक्यूरमेंट ऑफ अ डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है, जो ऑफसेट क्लॉज होता है वो नहीं रहेगा ऑफसेट जो प्रोक्यूरमेंट डिफेंस के इक्विपमेंट होंगे उसके केस में। अभी ऑफसेट क्लॉज क्या है, ऑफसेट क्लॉज रिक्वायर्स अ फॉरेन वेंडर टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन इंडिया, ठीक है। ऑफसेट क्लॉज क्या इंक्लूड करता है, जो भी फॉरेन वेंडर्स होते हैं, ठीक है, टू इन्वेस्ट अ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट जो है वो इन्वेस्ट करें ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन इंडिया, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहेंगी इंडिया में उसको बोलते हैं, ठीक है।
इस तरीके से हमने ये न्यूज़ देख ली, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो द न्यूज इज रिलेटेड टू द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013. तो रिसेंटली क्या देखा गया न्यूज़ में कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, शरद बोबडे, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन किया है जो लास्ट टाइम जजमेंट हुआ था रिलेटेड टू द लैंड एक्वाइजिशन, ठीक है, लैंड एक्वाइजिशन रिलेटेड जो जजमेंट हुआ था, वर्डिक हुआ था, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वर्डिक हैज़ लेफ्ट थिंग्स अनसेड, ठीक है, उन्होंने कहा है कि उस वर्डिक में कुछ जो थिंग्स है वो अनसेड रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या किए है सीजीआई ने, ठीक है, तो सीजीआई ने ऑब्जर्वेशन किया है कि ऑर्डर, ये जो ऑर्डर दिया था, ठीक है, लास्ट टाइम जो वर्डिक हुई थी, उस ऑर्डर में क्या था, उन्होंने जो गवर्नमेंट को काफ़ी सारे मतलब उनको जो रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, काफ़ी सारे जो स्टिकनेस थी वो लैग थी, ठीक है, लैग्जिट इन द वेरियस एक्सपेक्ट, गवर्नमेंट क्या था गिफ्टेड विद द लैग्जिट इन द वेरियस एक्सपेक्ट, मतलब क्या होता है कि लैग्जिट मतलब काफ़ी कम स्ट्रिक्टनेस हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में, ठीक है, वाइल इवन पार्लियामेंट डिड नॉट बॉदर टू प्रोवाइड अंडर द एक्ट ऑफ 2013, ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो भी बॉदर नहीं होंगी अंडर द एक्ट ऑफ 2013, ठीक है, ऐसे ऑब्जर्वेशन सीजीआई ने किया है। और वर्डिक ने ऐसा भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने टाइम तक, ठीक है, कितने हाउ लॉन्ग द गवर्नमेंट कुल पोजेस अ लैंड रिक्वायर्ड विदाउट पेइंग कंपनसेशन, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने किसी की लैंड पोजेस की है तो उसका कंपनसेशन बिना पे करते कितने टाइम तक गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है, उसका भी जो है क्लियर डिफाइनेशन नहीं है एक्ट ऑफ 2013 में, ठीक है। अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इस ईयर के मार्च में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, ठीक है, उन्होंने एक रूलिंग दी थी 2018 को, ठीक है, 2018 को सेक्शन रूलिंग ऑन सेक्शन 24 एंड ऑन लैंड एक्वाइजिशन कंपनसेशन अवार्ड इन द इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी केस, ठीक है, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी केस हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने लैंड एक्वाइजिशन कंपनसेशन के बारे में एक रूलिंग दी थी, ठीक है। अभी ये इशू क्या था, the judgment of a constitution bench was interpreting section 24 clause 2 of a 2013 act which dealt with the payment and compensation of a land required by the government, ठीक है, तो ये जजमेंट जो हुआ था वो इंटरप्रेट करता है जो सेक्शन 24 क्लॉज 2 है 2013 का जो एक्ट है, ठीक है, रिलेटेड टू द लैंड एक्वाइजिशन, ठीक है, वो क्या डील करता है, पेमेंट, ठीक है, लैंड एक्वाइजिशन और कंपनसेशन जो है, ठीक है, पेमेंट का ऑफर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उससे डील करता है, ठीक है। इट इज़ सेड दैट एक्वाइजिशन, ठीक है, एक्वाइजिशन विल नॉट लैप्स, उन्होंने मेंशन किया है कि एक्वाइजिशन कब लैप्स नहीं होता है, ठीक है। इट सेड दैट एक्वाइजिशन डू नॉट लैप एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट इमार्क कंपनसेशन मनी बाय पेइंग इट इनटू द ट्रेजरी, ठीक है, अगर गवर्नमेंट पे कर रहा हो कंपनसेशन के ये ट्रेजरी में, तो उस टाइम पे जो है वो लैप्स नहीं होता है एक्वाइजिशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट में लिया हो पर्टिकुलर लैंड का, ठीक है। इन शॉर्ट मनी नीड नॉट एक्चुअली रीच टू द फार्मर और द लैंडलॉर्ड, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मनी है, ठीक है, वो ट्रेजरी में कलेक्ट होता है, पर ये इट डजेंट मीन दैट, और इट इन शॉर्ट वी कैन से दैट द मनी जो है वो नीड नॉट रीच एक्चुअली टू द फार्मर्स और द लैंडलॉर्ड, ठीक है। एक्वाइजिशन कब, और एक दूसरा केस है जब एक्वाइजिशन लैप्स नहीं होता है वो देखा जाए तो बिकॉज द फार्मर रिफ्यूज द कंपनसेशन एंड क्लेम हायर, ठीक है, अगर फार्मर ने रिफ्यूज़ किया, ठीक है, जो भी कंपनसेशन मिल रहा है उसको, तो उससे ज़्यादा उनको चाहिए ऐसा उन्होंने क्लेम किया, तो उस टाइम पे भी जो है वो एक्वाइजिशन जो है जो लिया है वो भी लैप्स नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली देयर वॉज नो लैप्स इन एक्वाइजिशन इफ द कंपनसेशन हैज़ बीन पेड बट पोजेशन हैज़ टेकन ऑफ द लैंड, ठीक है, कंपनसेशन दिया हो पर पोजेशन जो लैंड का है नॉट टेकन, ठीक है, नॉट येट टेकन येट, उसको भी बोलते हैं कि लैंड का जो एक्वाइजिशन है तभी भी लैप्स नहीं होता है, ठीक है, ये 3 कंडीशन है। अभी ये लैप्स कब हो जाता है, जब जजमेंट हैज़ डिक्लेयर दैट एक्वाइजिशन विल ओनली लैप्स इफ द गवर्नमेंट हैज़ नाइदर टेकन पोजेशन नॉर पेड द कंपनसेशन ड्यू टू द लैंडलॉर्ड ओवर 5 और मोर ईयर प्रायर टू द January 1, 2014, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने जो भी लैंड एक्वाइजिशन हुआ है, ठीक है, जिस भी लैंड का हुआ है, तो अगर उन्होंने पर्टिकुलर कंपनसेशन नहीं किया, ठीक है, नाइदर टेकन पोजीशन, उन्होंने पोजीशन भी नहीं लिया, उसके साथ साथ उन्होंने कंपनसेशन भी नहीं पे किया टू ड्यू टू द लैंड लोनर, ठीक है, लैंड लोनर को 5 और मोर ईयर, ठीक है, प्रायर टू द January 1, 2014, तो उस केस में क्या होगा, ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो न्यूज़ थी वो हमने अभी डिस्कस कर ली, ठीक है। 2013 के एक्ट में क्या मतलब जो हमें पता है कि इनिशियल जो एक्ट था वो 1980
सॉरी 1894 का था, तो इम्प्रूवमेंट करके वो 2013 में उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए। तभी कौन से चेंजेस किस टॉपिक्स पे लाई गई वो देखते हैं, ठीक है। कंसेंट का देखा जाए तो 1894 का जो एक्ट था, ठीक है, रिलेटेड टू द लैंड एक्विजिशन, वो काफ़ी बड़ा नाम था, मेरे को भी अभी रिकॉल नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो जो नाम था एक बार आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, ठीक है। तो इनिशियली जो एक्ट था 1894 का था, अभी 2013 को उसको अमेंड किया गया था, ठीक है। तो 1894 के एक्ट में था, तो जो रिक्वायरमेंट नहीं थी किसी भी पर्सन की या किसी की कंसेंट लेने की, ठीक है। पर बाद में 2013 के एक्ट में था कि नो कंसेंट नीडेड फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कंसिडर कर रहे हो उस पर्टिकुलर लैंड में, तो उसमें जो है उसमें कंसेंट नहीं लगेगी, बट कंसेंट ऑफ 70% ऑफ अफेक्टेड फैमिली रिक्वायर्ड फॉर अ पीपीपी प्रोजेक्ट। अगर पीपीपी प्रोजेक्ट मतलब पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट हो रहा, तो उस टाइम पे क्या होगा, जिस भी फैमिली के लैंड पे हो रहा तो उसका 70% जो है उनको कंसेंट लगेगा, एंड 80% फ्रॉम द प्राइवेट प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। अगर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जाए तो 1894 के एक्ट में उसके रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं थी, पर 2013 के एक्ट में क्या था, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोविजन थी और मैंडेटरी था, ठीक है। ये जो पॉइंट है उसको कंसिडर करना मैंडेटरी कर दिया था 2013 के एक्ट में, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अर्जेंसी एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट वेयर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक्सेप्ट किस केस में, अगर किस केस में अर्जेंसी हो या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, ठीक है, उस केस में जो था एक्सेप्शनल था इस केस में, दैट इज सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने के, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपनसेशन, ठीक है। जो कंपनसेशन 1894 के एक्ट में दिया था वो बेस्ड था ऑन द मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कंपनसेशन दिया जाता था फार्मर्स को या पर्टिकुलर लो लैंड ओनर था उसको, ठीक है। और 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, मार्केट वैल्यू फॉर द अर्बन एरिया, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो थी ऑफ अर्बन एरिया अप टू द डबल द मार्केट वैल्यू ऑफ रूरल एरिया, ठीक है। अर्बन एरिया में अगर कोई लैंड था तो उसकी जो वैल्यू थी वो डबल थी एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू थी वो। सोलेस्टियम, अभी सोलेस्टियम के बारे में देखा जाए, ठीक है। सोलेस्टियम मतलब क्या होता है, थिंग्स गिवन टू समवन फॉर और अ कंपनसेशन, ठीक है। हर जाना या मुनाफा जो बोलते हैं, सॉरी मुआवजा जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं सोलेस्टियम, ठीक है। तो 1984 का जो एक्ट था उसको 30% था और 2013 का देखा जाए तो 100% कंपनसेशन था। रिगार्डिंग द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट की जो प्रोविजंस थी, तो 94 का एक्ट था वहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं थी, और 2013 का एक्ट था तो वहाँ पे मैंडेटरी प्रोविज़न थी इसके रिलेटेड। सॉरी, मैंने जब ये पॉइंट डिस्कस किया तब मैंने जो ईयर था वो गलत बोल दिया, पर आप ध्यान में रखिए, ठीक है। And the next news is regarding the GS3 paper, inclusive growth and issues arising from it. RBI extended enhanced बोरोविंग लिमिट फॉर अ बैंक। तो रिसेंटली क्या हुआ है, अभी हम जैसे जानते हैं कि ये कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, जिसके वजह से आरबीआई ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं। तो एक मेजर्स उन्होंने ऐसा लिया है कि जो उन्होंने इन्हांस किया है जो बोरोविंग फैसिलिटीज़ होती है बैंक्स को, ठीक है। जो भी अभी शॉर्टेज हो रहा है लिक्विडिटी का, जैसे हम जानते हैं कि लिक्विडिटी का जो शॉर्टेज हो रहा है, जिसके वजह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बोरोइंग फैसिलिटीज़ है उसको इन्हांस किया है, ठीक है। उसको एक्सटेंड किया है 6 मंथ तक, ठीक है, टिल मार्च 31 ऑफ 2021 तक उन्होंने उसको जो बोरोइंग लिमिट है या बोरोइंग जो कैपेसिटी होती है बैंक दूसरे बैंक्स की उसको इन्हांस किया या एक्सटेंड किया है। अभी मेजर्स इंक्लूड्स देखे जाए तो बोरोइंग लिमिट फॉर द शेड्यूल बैंक अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी स्कीम वॉज इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 3%, ठीक है। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो स्कीम है, ठीक है, मैं अभी स्कीम के बारे में भी डिस्कस करती हूँ, पर पहले अब हम ये पॉइंट देखते थे, ठीक है। तो बोरोइंग लिमिट है जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी इंक्रीज कर दी गई है फ्रॉम 2% टू 3%, किस स्कीम के अंडर में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी स्कीम के अंडर में, ठीक है। अभी और देखा जाए ऑफ 2 to 3% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, ठीक है। जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ के 2 to 3%, ठीक है। इनिशियली 2% था और अभी कितना हुआ, 3% उसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। ये जो टर्म्स है मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीकेशन क्या होगा, द डिसिपिएशन प्रोवाइड increased access to fund to the extent of 1.49 lakhs crore and also qualifies as high quality liquid asset for the liquidity coverage रेशियो, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी जो भी अमाउंट ग्रांट किया है या इस सब से क्या मतलब कितना अमाउंट ग्रांट किया है, एक्सटेंड किया गया अप टू 1.49 लाख करोड़, ठीक है। इतना जो इंक्रीज़ किया गया है फंड में, ठीक है। ये सब क्या क्वालिफाई करता है, जो हाई लिक्विड एसेट्स होते हैं फॉर द लिक्विड कवरेज रेशियो, ठीक है। ये जो टर्म्स है आपको अभी
मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है आपको, तब ये पॉइंट जो है वो आपको तब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है मैंने क्या समझाया था। ठीक है, अभी देखा जाए तो मार्जिनल जो स्कीम है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो स्कीम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बैंक कैन बोरो ओवरनाइट एट देयर डिस्क्रिशन बाय डीपनिंग इनटू द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो हम जैसे पता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, दैट इज एसएलआर, ठीक है, एसएलआर जो कोटा होता है रिजर्व बैंक में, तो वहाँ से जो है बैंक्स बोरो कर सकते हैं एट अ ओवरनाइट, ठीक है, कुछ भी उनको क्रॉप मतलब कुछ भी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जब क्रंच होता है उस टाइम पे क्या करते हैं, तो जो बैंक से वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ विंडो फ्रॉम द शेड्यूल बैंक टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम द रिजर्व बैंक, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं विंडो है जहाँ से जो शेड्यूल बैंक है ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम, ठीक है, कुछ भी लिक्विडिटी क्रंच रहा, ठीक है, लिक्विडिटी क्राइसिस रहा, तो उस टाइम पे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो मांग सकते हैं। दिस स्कीम लॉन्च की थी बाय आरबीआई ने लॉन्च की थी, ठीक है, वाइल रिफॉर्मिंग द मॉनिटरी पॉलिसी इन 2011 एंड 12, ठीक है, जो 2011-12 के टाइम पे जो मॉनेटरी पॉलिसी लाई थी उस टाइम पे ये जो रिफॉर्म है वो लाया था, ठीक है। इट इज़ अ पीनल रेट एट विच बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई व्हेन दे आर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड फ्रॉम ऑल द बोरोइंग असिस्टेंस, ठीक है, अगर जब कोई पर्टिकुलर बैंक का कुछ भी जो बोरोइंग असिस्टेंस सब कुछ लूज हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, उस टाइम पे जब वो बैंक आरबीआई से बोरो कर सकती है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर रेट, उसका ये जो स्कीम है उसके अंडर में आता है, ठीक है, ये जो प्रोविजन है। नेक्स्ट इसकी अभी टर्म्स अभी यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किए थे, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ क्या है, रेफर करती है टू द टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पब्लिक दैट आर हेल्ड बाय द बैंक विद द अदर बैंक, ठीक है, जो भी डिपॉजिट किया जाता है पब्लिक को, ठीक है, दैट इज टोटल डिमांड एंड टोटल टाइम लाइबिलिटीज़, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर बैंक जो हेल्ड करता है विद द अदर बैंक उसको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। अभी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या है, वो इंक्लूड करते हैं दैट हैव्स हाई पोटेंशियल टू कन्वर्ट ईजीली एंड क्विकली इनटू कैश। तो जो भी पर्टिकुलर एसेट हो, ठीक है, अगर सपोज ये कोई एसेट हो, जैसे सपोज हम ले लिए, सपोज ये कोई लैंड हो, ठीक है, इसका अगर अगर इसको बेचा जाए तो डायरेक्टली हम उसको कैश में अगर कोई पेमेंट कर रहे हो, मतलब हमें अगर कैश मिल रहा हो किसी भी एसेट को सेल करने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, ठीक है। द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अभी इसमें क्या है, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर, ठीक है, तो रिसेंटली तो 3 एप्पल की जो कंपनी है उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने मैन्युफैक्चर एंड प्लानिंग टू इन्वेस्ट, उन्होंने मतलब प्लान किया है कि वो इन्वेस्ट करेगी कितना अमाउंट रुपीज़, मतलब सॉरी डॉलर $900 मिलियन, ठीक है, इन इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर तक, ठीक है, इन न्यू प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव प्लान, ठीक है, उनका ये क्या है, किसके अंडर में, न्यू प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव प्लान, ठीक है। अभी इसके बारे में देखते हैं, ये नोटिफाई हुआ था अप्रैल में ही, नोटिफाई हो गया था इसके बारे में, और ये पार्ट है किसका, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, नेशनल जो पॉलिसी है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये इसका पार्ट है, ठीक है। ये इम्पोज क्या करेगा, फाइनेंशियल इंटेंसिव टू बूस्ट द डोमेस्टिक मार्केट एंड अट्रैक्ट द लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेंज में जो भी डोमेस्टिक मार्केट्स हो, इसके मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक के चेन में जो है उसमें जो भी डोमेस्टिक मार्केट्स हो उसमें क्या करेंगे, उसको बूस्ट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल इंटेंसिव प्रोवाइड किया जाएंगे, उसके साथ साथ ये क्या कहीं ना कहीं जो लार्ज इन्वेस्टर है उसको भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अभी की फीचर्स देखे जाए इस स्कीम के, द स्कीम जो शाल एक्सटेंड एंड इंटेंसिव ऑफ 4% to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल, ठीक है, जो इंक्रीमेंटल सेल्स में इंटेंसिव दिया जाएगा 4 to 6% तक ऑफ अ गुड मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड कवर्ड अंडर द टारगेट सेगमेंट, ठीक है, जो भी गुड मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में उसका जो इंटेंसिव है वो 4 to 6% होगा ऑन द इंक्रीमेंटल सेल, ठीक है, टू द एलिजिबल कंपनी, ठीक है, जो भी कंपनीज एलिजिबल हैं उनके लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अभी मैं बताऊंगी कितनी ईयर तक, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर विद फाइनेंशियल ईयर 2019-2020, ठीक है, बेस ईयर हम उसको कंसिडर करके, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 को बेस ईयर कंसिडर करके 5 साल तक ये जो इंटेंसिव का जो प्रोविज़न है वो किया जाएगा, ठीक है। द स्कीम विल इम्प्लीमेंट थ्रू द नोडल एजेंसी विच शैल एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, जो एक नोडल एजेंसी है, ठीक है, वो एक्ट करेगी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, थ्रू ये जो स्कीम है वो मॉनिटर की जाएंगी या इम्प्लीमेंट की जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द स्कीम द कंपनीज दैट मेक मोबाइल फोन्स विच सेल फॉर रुपीज़ 15,000 और मोर will get an intensive
ऑफ अप टू 6% ऑफ इंक्रीमेंटल सेल ऑफ ऑल सच मोबाइल फ़ोन्स मेड इन इंडिया। अगर जो भी मोबाइल फ़ोन्स इंडिया में बन रही हो, ठीक है, तो जिस मोबाइल की जो सेल हो ऑफ ₹15,000, ठीक है, 15,000, ठीक है, उनको जो इंटेंसिव दिया जाएगा कितने तक, 6% ऑफ इंक्रीमेंटल सेल का, ठीक है। इन सेम कैटेगरी कंपनीज विल बी ओन बाय इंडियन नेशन एंड मेक सच मोबाइल फोन, द इंटेंसिव कैन बी केप्ट एट ₹200 फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, ठीक है, 200 और फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर तक भी ये इंटेंसिव का जो प्रोविज़न है, जो भी कंपनीज जो इंडियन कंपनीज जो मोबाइल फ़ोन बनाएंगी उनके लिए भी वैलिड है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इंटेंसिव, अभी इंटेंसिव किस टाइप का दिया जाएगा, ठीक है, विल बी कंसिडर ऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच आर आइदर इंडियन और हैव रजिस्टर यूनिट इन इंडियन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कीम, ठीक है। तो जो भी इंडियन से कंपनीज़ है या जो भी इंडिया में रजिस्टर कंपनीज़ हैं, तो उनको ये जो स्कीम है एलिजिबल रहेगी, ठीक है। दिस कंपनीज कैन आइदर क्रिएट ए न्यू यूनिट और सीक इंटेंसिव फॉर देयर एग्जिस्टिंग यूनिट्स फ्रॉम वन और मोर लोकेशन इंडिया, ठीक है। उनको एक प्रोविज़न भी है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी ने दूसरी यूनिट स्टार्ट की, ठीक है, तो उनको भी इंटेंसिव दिया जाएगा, ठीक है, अगर कोई भी दूसरे लोकेशन इंडिया में भी उन्होंने स्टार्ट की हो तो भी। हाउएवर ऑल इन्वेस्टमेंट डन बाय द कंपनीज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी इंटेंसिव और डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ अ स्कीम, ठीक है। पर जो भी इंटेंसिव मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट डन हो रहा है कंपनीज़ का, ठीक है, अगर कोई दूसरी प्लेस में उन्होंने कुछ इंडस्ट्री ओपन किया, सॉरी उन्होंने कुछ अपना वर्क ओपन किया, कंपनी ओपन की, तो उस केस में क्या होगा, तो उसका जो लैंड लगेगा या बिल्डिंग प्रोजेक्ट रहेगा उसको इंटेंसिव नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वो डिटरमाइन नहीं होगा एज ए एलिजिबिलिटी फॉर दिस स्कीम, ठीक है। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए इस फिगर में, तो वो इस डायग्राम में तो हम उसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन इनरिच कंप्रेस नेचुरल गैस HCNG, ठीक है। तो मिनिस्ट्री जो है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उन्होंने अलाउ किया है कि वो यूज़ करेंगे HCNG, दैट इज़ हाइड्रोजन इनरिच कंप्रेस नेशनल गैस। उसमें क्या है, 18% मिक्सचर ऑफ अ हाइड्रोजन गैस इन अ CNG इंजिन, ठीक है। हमें जैसे जानते हैं जो कंप्रेस नेशनल गैस में अगर हाइड्रोजन का 18% जो मिक्सचर हुआ तो उसको हम बोलते हैं HCNG। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने अलाउ किया है कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर नोटिफाई हुआ है, जो रिसेंटली जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है, ठीक है, 1989 में ये जो अमेंडमेंट लाके ये जो प्रोविज़न है उसको ऐड किया गया है, ठीक है, इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो कौन सी इसमें, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में। बैकग्राउंड देखा जाए तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, हैज़ डेवलप स्पेसिफिकेशन ऑफ अ हाइड्रोजन इनरिच कंप्रेस नेचुरल गैस फॉर ऑटोमोटिव पर्पज एज अ फ्यूल, ठीक है। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उन्होंने डेवलप किया है, ठीक है, कि जो भी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, तो ये जो IS कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे वाले यहाँ पे जो दिया है 17314, ठीक है, 2019, ये कोड हो गया, और ये जो रहता है वो ईयर होता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन इनरिच कंप्रेस नेशनल गैस का यूज़ को जो फॉर द ऑटोमेशन पर्पज एज अ फ्यूल, ठीक है, जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड ने डेवलप किया है, ठीक है। अभी इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। HCNG वो क्या होता है, ये ब्लेंडिंग ऑफ अ हाइड्रोजन विथ CNG, ठीक है, विच प्रोवाइड ब्लेंडेड गैस टर्म एज अ HCNG, ठीक है। जो हाइड्रोजन इनरिच कॉम्प्रेस नेशनल गैस होता है वहाँ पे ब्लेंड किया जाता है जो कॉम्प्रेस नेशनल गैस होता है उसका हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है, इन प्लेस ऑफ अ गैसोलीन, डीजल फ्यूल एंड प्रोपीन, LPG एंड इट्स कंबंशन प्रोड्यूस फ्यूअर अनडिज़ायरेबल गैसेस, तो ठीक है। तो ये जो डीजल फ्यूल से, ठीक है, प्रोपीन है या गैसोलीन है, इसके प्लेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका अगर कंबंशन हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये जो भी अनडिज़ायरेबल गैसेस बाकी इनसे जो निकलती थी उससे कम ही निकलेगी, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, ये कहा पे हमें मतलब क्या क्या एडवांटेज देता है। तो एडवांटेज देखा जाए तो सबसे पहले है कि ये रिड्यूस करेगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अप टू 70%, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इट इनेबल्स टू 5% सेविंग ऑफ अ फ्यूल, ठीक है, 5% सेविंग ऑफ अ फ्यूल एक पहली स्टेप है, ठीक है, जो फॉर द हाइड्रोजन इकोनॉमी हम बोल सकते हैं, ये पहली स्टेप है टुवर्ड द हाइड्रोजन इकोनॉमी। इंजन कैन बी कैलिब्रेट टू रिलीज लोअर अमाउंट ऑफ NO, ठीक है,
नाइट्रोस ऑक्साइड उसको भी कम करने का भी मतलब इंजिन्स हैं वो भी उसका भी जो अमाउंट है ठीक है रिलीज़ करेगा एनओ का, उसको भी कम कर सकता है। इंजन नीड मिनिमम मॉडिफिकेशन टू रन ऑन अ HCNG, ठीक है। तो इंजन में जो काफ़ी कम मॉडिफिकेशन के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो आइडियल फ्यूल फॉर हाई लोड एप्लीकेशन एंड हेवी ड्यूटी व्हीकल, ठीक है। तो आइडियल फ्यूल हम बोल सकते हैं उसको इन केस ऑफ अ हाई ड्यूटी व्हीकल्स एंड हाई लोड एप्लीकेशन में, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट है बेटर परफॉर्मेंस ड्यू टू हायर ऑक्टेन रेटिंग ऑफ H2, ठीक है। जो ऑक्टेन होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्टेन मतलब जहाँ पे 8 कंटेन होते हैं कार्बन के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेन, ठीक है। रेटिंग में उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। डिसएडवांटेज देखे जाएँ तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला क्या है, डिटरमाइनिंग द मोस्ट ऑप्टिमाइज H2 और नेशनल गैस रेशियो, ठीक है। तो उसका जो ऑप्टिमाइजिंग रेशियो है डिटरमाइन करने का वो मतलब एक डिसएडवांटेज कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। रेशियो ऑफ H2 अपॉन नेचुरल गैस का रेशियो, ठीक है। इट रिक्वायर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की गरज पड़ेगी, इसका भी एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। मेन स्टेप नीड टू बी टेकन फॉर कमर्शियलाइजिंग इट एट अ लार्ज स्केल, ठीक है। न्यू स्टेप एक लेना पड़ेगा, ठीक है, और वो बहुत एक लार्ज स्टेप रहेगा, ठीक है। करंट कॉस्ट ऑफ H2 इज़ मोर देन कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। जो करंट कॉस्ट देखा जाए H2 का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नेचुरल गैस। एंड यहाँ पे एक फिगर में दिया है, ठीक है। HNG इज़ अ हाइड्रोजन इनरिच कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। इन दिल्ली इंस्टेड ऑफ अ फिजिकल ब्लेंडिंग जो हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग होता है विद CNG, तो हाइड्रोजन स्पाइक CNG विल बी प्रोड्यूस यूजिंग कॉम्पैक्ट रिफॉर्म प्रोसेस पैटर्न ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट्स है कितना मतलब क्यों कैसे क्लियर होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसके बेनिफिट्स है या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिए। यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट दिए वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेनिफिट मैंने वही बताया कि 4% मोर फ्यूल इकोनॉमी दैन CNG, ठीक है। 70% मोर रिडक्शन ऑफ इन अ कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन कंपेयर टू CNG एंड 4% मोर फ्यूल इकोनॉमी दैन अ CNG, ठीक है। CNG मतलब कॉम्प्रेस नेशनल गैस। नेक्स्ट इज अ फ्यूनिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। स्पेशल कोर्ट ने डिक्लेयर किया है 3% को एज अ फ्यूनिटिव इकोनॉमिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। और ये एक केस हुआ था स्टेलिंग बायोटेक पे, ठीक है, ऑन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उनके रिक्वेस्ट पे जो एक मतलब उन्होंने केस हैंडल किया था स्टेलिंग बायोटेक का, तो उन्होंने डिक्लेयर किया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। अभी इशू क्या है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी है वो कंडक्ट करती है जो मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो एक FIR फाइल हुई थी दो FIR फाइल हुई थी 2017 को अगेंस्ट द स्टेलिंग बायोटेक, ठीक है। एक केस में ऐसा था कि एजेंसी हैज़ अलाइंड रूटिंग ऑफ अनडिस्क्लोज फंड, ठीक है। अनडिस्क्लोज फंड का केस था बिलोंगिंग टू द अननोन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल, वाइल सेकेंड केस ऐसा था उन पे कि एक बैंक लोन डिफॉल्ट ऑफ 8,100 करोड़ का बैंक लोन का भी एक उन पे केस लगा था। अभी ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होता है, ठीक है। अ पर्सन कैन नेम एज अ ऑफेंडर, ठीक है। ऑफेंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक जो एक्ट है 2018 का, इसके अंडर में पर्सन को इकोनॉमिक ऑफेंडर कब किया बोल सकते हैं, जब वो अरेस्ट हुआ हो, ठीक है, रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वॉल्विंग एटलीस्ट जो 100 करोड़ का अगर उन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिलेटेड ऑफेंस किया हो, ठीक है। तो उसको उस टाइम पे क्या हो अगर इंडिया ने एंड हैज़ फ्लाइड फ्रॉम इंडिया टू एक्सेप्ट फ्रॉम द लीगल एक्शन, ठीक है। उस वो इंडिया एंड पर्टिकुलर दैट पर्सन इज इफ़ ही फ्लाइड फ्रॉम इंडिया टू एक्सेप्ट फ्रॉम द लीगल एक्शन, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। द प्रोसीजर देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो हैज़ टू फाइल एन एप्लीकेशन इन द स्पेशल कोर्ट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। जो 2002 का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसके अंडर में क्या करना पड़ता है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ने क्या फाइल करना पड़ता है एप्लीकेशन ऑन द स्पेशल कोर्ट में, ठीक है। और उस जो पर्सन है उसके बारे में भी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो स्पेशल कोड है फिर वो नोटिस इशू करता है
रिलेटेड दैट पर्टिकुलर पर्सन, और उसको स्पेसिफाइड जो प्लेस एंड डेट एटलीस्ट 6 ईयर फ्रॉम द इशू ऑफ अ नोटिस, और जो पर्सन है उसको अपीयर करना पड़ता है बिफोर द कोर्ट विद इन द 6 वीक, ओके, एटलीस्ट 6 वीक फ्रॉम द इशू ऑफ अ नोटिस, ठीक है। नोटिस अपेयर होने के बाद 6 वीक के अंदर में उसको जो स्पेशल कोर्ट है उसमें मतलब उनके सामने आना पड़ता है, ठीक है। प्रोसीडिंग विल बी टर्मिनेटेड इफ द पर्सन अपीयर्स, इफ़ नॉट विल बी डिक्लेयर एज ए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। जो प्रोसीडिंग है तो वो टर्मिनेट हो सकते हैं अगर पर्सन अगर कोर्ट के सामने पेश होता है, तो अगर वो नहीं हुआ तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर करके डिक्लेयर किया जाता है ऑन द एविडेंस फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। पर्सन हु इज डिक्लेयर एज ए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कैन चैलेंज द प्रोक्लेमेशन इन द हाई कोर्ट विद इन द 30 days ऑफ सच डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ठीक है। जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है जिस पर भी पर्सन को डिक्लेयर किया गया है तो वो चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट में विद इन द 30 days, ठीक है, 30 days के अंदर में, ठीक है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी फैक्ट और प्रीलिम्स देखा जाए, नेशनल स्कूल ऑफ अ ड्रामा, ठीक है, इट इज़ तो ये जो ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ अ ड्रामा है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इन अ वर्ल्ड एंड ओनली वन ऑफ द काइंड इन इंडिया, ठीक है। वन ऑफ द मतलब जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की कंसिडर किया जाती है, और वन ऑफ द काइंड इन इंडिया, ठीक है। उन्होंने ये सेट की थी बाय संगीत नाट्य अकेडमी के थ्रू, इन्होंने ये जो इसका सेटअप हुआ था 1959 में, ठीक है। और 1975 में क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बनी गई जो रजिस्टर की गई है, ठीक है, अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1890 के अंडर, ठीक है। और ये फाइनेंस की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत रंग महोत्सव और नेशनल थिएटर फेस्टिवल इस्टेब्लिश इन 1999 इज़ अ एनुअल थिएटर फेस्टिवल ऑफ अ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है भारत रंग महोत्सव, ठीक है, वो जो इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, ठीक है। एक लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल होता है ऑफ एशिया का, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हेड क्या है? हेड कौन है? डिफेंस मिनिस्टर होता है। फंक्शन देखा जाए तो जो भी पॉलिसीज गाइडलाइन होती है रिलेटेड टू द एक्विजिशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो प्रोक्योरमेंट प्लान होते हैं उस सबको जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है। इट वॉज फॉर्म आफ्टर द ग्रुप ऑफ अ मिनिस्टर रिकमेंड, ये कब फॉर्म हुआ था? जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया था ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन 2001 पोस्ट कारगिल वॉर, ठीक है। कारगिल वॉर के बाद जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने उन्होंने रिकमेंड किया था कि रिफॉर्म लाना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम 2001 को, ठीक है। इसके बाद जो था ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का सेटअप हुआ था। अबाउट उमंग, अभी उमंग क्या है? उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एज गवर्नेंस इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन टू ड्राइव मोबाइल गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू एज गवर्नेंस, ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। तो ये क्या है ना, एक एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ने, क्योंकि वो इस्टेब्लिश कर पाए मोबाइल ड्रिवन गवर्नेंस, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। उमंग प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ये क्या करेगा? सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फॉर ऑल इंडियन सिटीजन, सभी इंडियन सिटीजन को, टू जो भी पैन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं रेंजिंग फ्रॉम द सेंट्रल टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, तो उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तो UVIT, इट इज़ अ रिमार्केबल 3-in-1 इमेजिंग टेलीस्कोप, ये 3-in-1 इमेजिंग टेलीस्कोप है, ठीक है, जो ऑब्जर्व क्या करता है? विजिबल नियर अल्ट्रा वायलेट एंड फार अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम, ठीक है। हम जैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो रेज होते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, ठीक है, एक्सरे हो गया, उसके बाद UV रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, विजिबल रेज, ठीक है, ये सारे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है। तो ठीक है, उनमें से क्या होता है, ये जो टेलीस्कोप है ये ऑब्जर्व कर सकता है विजिबल नियर अल्ट्रा वायलेट एंड फार अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम को, ठीक है। इट इज़ of the 5 payload on board Indian first multi-wavelength astronomical observatory एस्ट्रोसैट, ठीक है। एस्ट्रोसैट का ये मतलब सबसे पहला जो मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, आप पढ़ लेना वो वर्ड, ठीक है। तो उसका जो सेटअप है, ठीक है, वो सबसे पहला जो है मल्टी वेवलेंथ सेटअप जो फर्स्ट इंडिया में किया है, जो इतने सारे जो स्पेक्ट्रम को वो ऑब्जर्व कर पाता है, ठीक है।
Its superior spatial resolution capability has enabled astronomers to probe star formation in a galaxies and as well as resolve the core of a स्टार क्लस्टर। ठीक है, तो ये जो होगा तो ये कहीं ना कहीं इनेबल करेगा कि जो भी गैलेक्सीज है या जो भी क्लस्टर्स होते हैं स्टार के, उसको आइडेंटिफाई करने में या उसको देखने के लिए एस्ट्रोनॉमर को हेल्प करेगा। ठीक है, न्यूज़ में क्या था कि इट कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन इन द स्काई बाय इमेजिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑन 28 सितंबर 2020। तो 28 सितंबर को ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो टेलीस्कोप था, ठीक है, उन्होंने 5 साल कंप्लीट कर दिए गए जो भी ऑपरेशन है रिलेटेड टू द स्काई इमेजिनिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, हिमालय चंद्रयान टेलीस्कोप। अभी तो टेलीस्कोप इज हाउस विद इन इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट लद्दाख। ठीक है, जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है लद्दाख में, तो ये टेलीस्कोप वहाँ पे ही है। ठीक है, ये 2 मीटर, इट इज़ अ 2 मीटर डायमीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ठीक है, जो इंफ्रारेड ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसका डायमीटर 2 मीटर तक है। ठीक है, तो टेलीस्कोप यूज टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स्ट्रा सोलर प्लानट। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा सोलर प्लानट है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये टेलीस्कोप का यूज़ है। ठीक है, ये ऑपरेट किया जाता है रिमोटली बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, जो बैंगलोर में है, तो ये उसको ऑपरेट करते हैं। इट इज़ ऑपरेटेड यूजिंग डेडिकेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक विद द सेंटर ऑफ अ रिसर्च एंड एजुकेशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, जो भी टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो सब जो है वो किसके यूज़ मतलब किसका यूज़ करके हम करते हैं, तो वो यूज़ किया जाता है जो भी एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो लिंक्ड है फ्रॉम अ सेंटर रिसर्च एंड एजुकेशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड न्यूज़ में क्या था, तो इस टेलीस्कोप की भी 20 बर्थ था। ठीक है, बर्थडे था। ठीक है, मतलब 20 साल इसको बना के हो गए हैं, ऐसा इनका, इसलिए न्यूज़ में था हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। ठीक है, एंड दैट इज़ sit for the day and have a nice day. Thank you.